राम राम नमस्कार। मैं नवीन राणा, जीएस फैकल्टी एट राघवेंद्र गुरुकुलम, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, राघवेंद्र गुरुकुलम चैनल पर। देखिए, कल जो मैंने क्लास करवाई थी वो क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट सबमिट हुए हैं वो हमने तकरीबन 2026 के अंदर जो जो सबमिट हुए हैं सबके सब हमने डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि इनमें से मोस्ट प्रोबेबली आपके आगामी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि 15 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक मैंने छाटे हैं आपके लिए जो मोस्ट प्रोबेबली जिनमें से तकरीबन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि इन्हीं में से आएंगे, और अगर कोई भी टीचर ऐसी बात कहेगा तो मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत सालों का जो पैटर्न रहा है एसएससी का या फिर किसी भी एग्जाम का, हम पैटर्न को देख सकते हैं। उसी के हिसाब से मैंने ये टॉपिक बनाए हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा 100% इसी में से आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि आपके किसी न किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक जो अगला जो टॉपिक था वो लेकर आया हूं। देखें, आज ये देखें, हमने कल ये जो 15 टॉपिक है इंटरनेशनल जितने भी सबमिट्स थे ये हमने किए हैं। नेशनल एंड स्टेट्स ये वाला जो टॉपिक है ये मैं लास्ट में करवाना चाहता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। इंपॉर्टेंट तो एक्चुअली में सारे ही हैं, लेकिन इस टॉपिक को मैं लास्ट में कराऊंगा। अभी उसके बाद जो तीसरा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट स्कीम का रहेगा, और आज हम ये गवर्नमेंट स्कीम ही जो 2026 के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम जो आई हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, हालांकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी पुरानी स्कीम भी रहेंगी जो 2026 में उनका जिक्र दोबारा हुआ है। किसी न किसी कारणों से उनमें कोई काट छाट हुई है, उसको अपडेट किया गया है, इसलिए 2026 में उनका जिक्र दोबारा हुआ है। तो वो स्कीम भी मैंने सारी की सारी इसके अंदर ऐड की हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। ये बाकी के जो 15 टॉपिक हैं, 15 तक आप देख लीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक मैं कराऊंगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, मैं ज्यादा समय आपका इन बातों में नहीं लूंगा। ज्यादा से ज्यादा समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पढ़ाई ही हो। अब शुरू करते हैं क्लास को। वीबीजी रामजी स्कीम, ये पुरानी स्कीम है भाई। मोदी सरकार ने, पता नहीं मोदी सरकार बहुत सारी जगहों के स्कीमों के नाम चेंज करने में क्यों इतना ध्यान रखती है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। हालांकि पॉलिटिकल बातें हम इन क्लासों में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये पुरानी स्कीम है जो कांग्रेस के टाइम पर 2006 में चली थी, 2006 में, जिसका नाम था नरेगा। और नरेगा तो गांव में बड़ा ही फेमस शब्द है जो आप सभी ने हो सकता है सुना भी हो। 2006 में नरेगा ये स्टार्ट हुई थी, नरेगा के नाम से। हालांकि जो इसका विधायक था, मतलब जो इसमें जो बिल पारित हुआ था 2005 में ही हो गया था, 2006 में ये स्कीम लागू हो गई थी। 2006 में ये पूरे देश में नहीं हुई थी, कुछ पिछड़े जो इलाके थे ये वहां पर शुरू हुई थी। उसके बाद 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा रख दिया गया था। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म बनती है। और यहाँ पर देखें, ये पहले जो इस स्कीम के अंदर होती थी 100 दिन के लिए ग्रामीण ऐसे पिछड़े इलाकों में 100 डेज के लिए, जहां पर अनस्किल्ड जो लेबर है उनके लिए रोजगार देने का सरकार ने काम किया था। ये बहुत अच्छी स्कीम थी, क्योंकि गांव में, देहात ऐसे एरिया में बहुत सारे ऐसे अनस्किल्ड वर्कर ऐसे होते हैं जिनको काम नहीं मिलता है। तो उनके लिए सरकार ने 100 दिन का, साल के अंदर, एक साल के अंदर 100 दिन का पक्का काम उनको मिले, इसका काम सरकार ने किया था। उसके बाद अब ये जो सरकार ने इस स्कीम का नाम चेंज करके वीबीजी रामजी, देखो नाम तो बहुत बढ़िया रखा है, वीबीजी रामजी स्कीम। और इसके अंदर क्या क्या चेंज, खाली नाम ही चेंज नहीं हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी चेंज हुई हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। देखिए, पहले ये 100 दिन का होता था, अब इनको जो मोर वर्क डेज, दिनों को बढ़ा दिया गया है, दिन को बढ़ाया है 100 दिन से, अब इनको 125 दिन कर दिए गए हैं। 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और अगली जो इसमें जो चीज है, फंडिंग मॉडल। देखिए, फंडिंग मॉडल पहले ये 100% गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको फंडिंग करती थी, लेकिन अब इसका मॉडल
चेंज कर दिया गया है। जो जिन राज्यों की इकोनॉमी अच्छी खासी है उन राज्यों के लिए ये रखा गया है 60-40, यानी कि 60% इनका खर्चा जो देगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% इनका खर्चा राज्य सरकार देगी, चाहे किसी भी राज्य की। जैसे मैं बात करूं, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में, और हरियाणा 40% जो हरियाणा सरकार देगी। राजस्थान, जो हमारे लगते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है उनके लिए ये 60 और 40 का रेशियो रहेगा। और जो पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहा जाता है, 7 सिस्टर भी कहा जाता है, उनके लिए, और जो हमारे हिमालय के जो यहाँ पर वेस्ट की तरफ जो है जैसे हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर जो स्कीम है ये थोड़ा सा अलग रखा गया है। इनके लिए ये 90 और 10 में रहेगी। 90% इसका खर्चा इन राज्यों में गवर्नमेंट सरकार ही करती है और 10% हिस्सा राज्य सरकार करेंगे। 100% भी है कुछ जगह ऐसी, और ये कौन सी है, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर कोई भी विधानसभा नहीं होती है, ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां का खर्चा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाएगी। तो हो सकता है इन्हीं में से आपसे पूछ लिया जाए। यूटी जहां पर विधानसभा नहीं है। देखिए अगली जो चीज है वेज प्रोटेक्शन। यहाँ पर वेज प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि उनको भत्ता टाइम से मिले, इसका ख्याल रखा गया है। और मिनिमम जो भत्ता किया गया है वो 300 रुपए किया गया है। मिनिमम, मैं मिनिमम कह रहा हूं 300 रुपए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 300 ही मिलेंगे। और अब ये राज्य टू राज्य अलग अलग स्टेट वेरी भी करता है। किसी राज्य में ये हो सकता है 300 से ज्यादा मिले, किसी राज्य में ये 400 भी हो सकते हैं, किसी में 450 भी हो सकते हैं, कहीं पर 350 भी हो सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम रखा गया है वो 300 रुपए रखा गया है। 300 रुपए, इससे नीचे कहीं पर भी किसी भी राज्य में इससे नीचे ये अलाउड नहीं रहेगा। और जो लास्ट पॉइंट इस स्कीम का रहेगा वो एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन। एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन का मतलब ये रहेगा कि देखो गांव में 2 समय ऐसे आते हैं जहां पर एक तो फसल की जो बुआई होती है, बुआई के समय पूरा गांव में जितने भी वर्कर होते हैं वहां पर बिजी रहते हैं, उनको खेतों में ऑलरेडी काम मिल जाता है। और एक फसल की कटाई के समय, उस समय भी पूरे गांव में जितने भी वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड जो लेबर होती है, उस समय भी वो बिजी रहते हैं। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा गया है कि जो गांव के अंदर फसलों की बुआई और कटाई के समय जो बिजी टाइम होता है उस समय पर इनका जो काम है सरकार की तरफ से वो रोक दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पर इनको ऑलरेडी काम मिल रहा है गांव में। तो ये जो 125 दिन है ये उस समय के अलावा होने चाहिए। तो ये चीज भी बड़ी अच्छी है। ये मुझे बहुत पसंद आई एग्रीकल्चर जो प्रोटेक्शन है पर्सनली, ताकि उनको लगभग पूरा साल काम मिलता रहे। या तो गांव में खेतों में मिल जाएगा, अगर वहां नहीं मिल रहा है तो उस समय भारत सरकार ये काम देने की कोशिश करती है। चलिए ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्कीम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है भव्य स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना। देखिए ये पर्सनली ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका कारण ये है कि भारत सरकार ने इंडस्ट्री के लिए, इसमें इंडस्ट्री के लिए काम किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया गया है। देखिए 100 इन्वेस्टमेंट रेडी ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क भारत सरकार बनाएगी, 100 ऐसे पूरे देश भर में, जहां पर कोई विदेशी कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी है जो अपना विस्तार करना चाहती है इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत सारे कारणों से, जैसे हमसे बहुत चीजों में चाइना आज के समय आगे निकल गया है। पिछले अगर 25 से 30 साल की बात करें तो हम ऑलमोस्ट एक जैसे थे, लेकिन 20-25 सालों में भारत में और चाइना में आप सब देख भी रहे हैं बहुत सारा चेंज आ गया है। वो हमसे बहुत सारी चीजों में कहीं आगे निकल गए हैं। उसका मेन कारण यही रहा है क्योंकि 20-25 सालों में चाइना के अंदर पूरी दुनिया से बहुत ऐसी कंपनियां आई हैं जिनको वहां पर आसानी से जमीनें दी गई है, उनको हर एक चीज आसानी से प्रोवाइड की गई है। भारत में ऐसा देखने को अभी तक नहीं मिलता है। अगर कोई कंपनी है और भारत में अपना कोई भी काम करना शुरू करना चाहती है तो उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो उनको जमीन ही नहीं मिलती, जमीन में और कितनी जगह पर उनको सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है।
फलाने वहां से सिग्नेचर कराइए, वहां से पास कराइए, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और जहां पर कंपनियां बनती हैं वो अपना कुछ ना कुछ माल सामान बनाती हैं, तो वहां से आगे पोर्ट तक पहुंचाने में भी उनको अच्छी सड़कें नहीं मिलती हैं, उनको लेबर, अच्छी स्किल्ड लेबर नहीं मिलती हैं। तो इन सभी समस्याओं से भारत में, इसीलिए भारत चाइना से इंडस्ट्री के मामले में काफी पीछे रह गया है। और किसी भी देश को अगर ग्रोथ करनी है तो वहां पर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी देश ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनियां अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार भी लेकर आती हैं। तो भारत सरकार पूरे देश भर में 100 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क हब बना रही है, जहां पर कंपनियों को कुछ नहीं करना, हर एक चीज उनको रेडी मिलेगी, उनको जमीन भी रेडी मिलेगी, वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, हर चीज वहां पर उनको ऑलरेडी मिलेगी, अच्छी अच्छी सड़कें मिलेंगी। तो उनको क्या करना है, सीधा रेडी है, वो जो जगह है प्लग एंड प्ले, आना है और सीधा अपनी वहां पर चीजें को बनाना शुरू कर देना है। ये मुझे अच्छी लगी। हालांकि इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें डाल दी, फाइनेंशियल आउटप्ले 33,660 करोड़ एलोकेटेड किए गए हैं अगले 6 सालों के लिए इस योजना में। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इनमें 33,660 ये करोड़ जो एलोकेट किए हैं ये भी पूछ सकते हैं, और कितने ऐसे पार्क बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क, ये भी इसमें से पूछ सकते हैं। खास तौर पर एक और चीज मैंने इसके अंदर ऐड की है जो एग्जाम में पूछते हैं कि ये जो चीज है, ये स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो मैंने वो चीजें भी इसके अंदर ऐड की हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूं आपको ये स्कीम समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, आप तो जरूर कमेंट करें, और आप हमें बताना चाहते हैं कि कौन सी और चीजें हम ऐड करें, वो भी जरूर बताइए। अगली जो स्कीम है वो है पीएम राहत स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। ये भी बहुत अच्छी स्कीम मैं कहूंगा। देखिए, ये मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट बता दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंतर्गत ये स्कीम आती है। देखिए, भारत के अंदर ही क्या पूरी दुनिया के अंदर रोड एक्सीडेंट की वजह से लाखों ऐसी जानें हैं जो गई हैं, करोड़ों ऐसी जानें हैं, हजारों जानें डेली जाती हैं। उनका एक मेन कारण ये रहता है कि अगर रोड एक्सीडेंट पर कोई विक्टिम होता है तो उसको कोई हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए लोग डरते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस पूछताछ करेगी, उनको बार बार उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा। तो इस चीज से डरते हुए लोग साइड से निकल जाते हैं, और जो पहला 1 घंटा होता है किस रोड एक्सीडेंट के लिए, जो पहला 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। और गोल्डन आवर, पहला 1 घंटा रोड एक्सीडेंट के मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर गोल्डन आवर में किसी मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाए तो उनके जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सरकार ने इन्हीं चीजों से निपटने के लिए ये स्कीम लेके आए हैं कि कह रहे हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आपको कोई रोड पर कोई एक्सीडेंट दिखता है तो बेझिझक आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। उसके बदले में सरकार आपको रिवॉर्ड भी करेगी, इनाम भी देगी, सर्टिफिकेट भी देगी। और जिस व्यक्ति को आप हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं उस व्यक्ति के लिए भी एक बहुत बढ़िया ये स्कीम ये लेके आए हैं कि जो ट्रीटमेंट का जो लिमिट है, जो इलाज होगा 1.5 लाख रुपए पर एक्सीडेंट विक्टिम, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो सरकार ही उठाएगी उसका। और इसके अंदर जो टाइम कैप है, मैक्सिमम 7 डेज फ्रॉम द एक्सीडेंट डेट, यानी कि 7 दिनों तक, अगले 7 दिनों तक उसका 1.5 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा वो सरकार पैसा देगी। हालांकि इसके अंदर भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पूरा खर्चा सरकार नहीं उठाती है। जैसे अगर उस व्यक्ति का किसी भी वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, अगर उस वाहन का इंश्योरेंस है तो सरकार उसका खर्चा ये 1.5 लाख रुपए उस इंश्योरेंस कंपनी से लेती है। और अगर उस वाहन का, व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है तो उसको हिट एंड रन में गिना जाता है। उस केस में ये खर्चा सरकार देगी। अगर इससे ऊपर खर्चा आ रहा है तो वो सरकार नहीं देगी, वो खुद देना पड़ेगा। टाइम कैप ये मैंने बता दिया है। स्टेबलाइजेशन विंडो अप टू 24 आवर फॉर
नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस एंड अप टू 48 आवर फॉर क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग केसेस। इसमें कह रहे हैं कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग मरने जैसी स्थिति है, सॉरी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग ना मरने जैसी स्थिति है, हल्का फुल्का कोई एक्सीडेंट है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो ट्रीटमेंट का जो इलाज है वो चलेगा। और नॉन लाइफ थ्रेटनिंग में 48 आवर, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। चलिए, आशा करता हूं ये स्कीम आप समझ चुके होंगे। अगली पे चलते हैं। मिशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस। देखिए ये चीजें पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं कि लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। भारत, आपको देखो, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत देश पूरी दुनिया में जो दालें हैं, जो पल्सेस हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उगाता है। उसके बावजूद भी हम ये पल्सेस दालें पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री भी भारत ही है। उगाते सबसे ज्यादा हम हैं पूरी दुनिया में, लेकिन बाहर से मंगवाते भी सबसे ज्यादा हम ही हैं। उसका मेन कारण है हमारी पॉपुलेशन, और दूसरा मेन कारण यह है कि भारत ज्यादातर वेजिटेरियन जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन में दाल प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है भारत में। इसीलिए प्रोटीन का इतना बड़ा स्रोत है और वेजिटेरियन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जिसके कारण इतने बड़ा इंपोर्टर हम बन चुके हैं। तो उस चीज में देखो, जो भी पैसा, जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी चीज नहीं होती। ये हमारा जो डॉलर का जो खर्चा है वो बढ़ाता है ये। और इस चीज को कम करने के लिए, माने कि पल्सेस के मामले में, दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार ये स्कीम लेकर आई है, सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस। इसमें क्या करेगी भारत सरकार? 350 लाख टन बाय 2030 से लेकर 31 तक, ये मतलब उगाने का, एक्स्ट्रा उगाने का भारत सरकार इसमें 310 लाख हेक्टेयर जमीन को बढ़ाया जाएगा, इतनी जमीन को बढ़ाया जाएगा। और जो मेन, जो मुख्य इसके अंदर दालें जो रहेंगी वो 3 दालें हैं, अरहर की, उड़द की और मसूर की। इन तीनों दालों पर ज्यादा फोकस रहेगा। और जो भी किसानों को मोटिवेट किया जाएगा कि आप ये दालें ज्यादा उगाएं, और जो भी किसान ये दालें उगाएगा उनको एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर दिया जाएगा, उनकी टाइम पर खरीद हो सके इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा। और किसानों को प्रेरित किया जाएगा कि आप और दालें ज्यादा से ज्यादा उगाएं। खास तौर पर हम ये 3 दालों का, ये 3 ही दाल हम ज्यादा इंपोर्ट भी हम 3 ही दाल करते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारा खर्चा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो इस टाइप की जो स्कीम है, पर्सनली मुझे अच्छी लगती है, जहां पर भारत सरकार का बहुत सारा खर्चा कम होगा। नेक्स्ट जो स्कीम है सेमीकॉन इंडिया 2.0, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। सेमीकॉन का मतलब होता है इंडिया का जो ये सेमीकंडक्टर मिशन है। सेमीकंडक्टर आज के टाइम पर आप देखें, सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकली चिप बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो आइटम होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो गई, ये स्क्रीन है जहां पर हम पढ़ा रहे हैं, ये हो गई, कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, उनके अंदर सेमीकंडक्टर, छोटी छोटी जो चिप होती हैं, वो सेमीकंडक्टर खासतौर पर सिलिकॉन और इन चीजों से ही बनती हैं। और अगले कुछ सालों में जो भी कंट्री सेमीकंडक्टर के मामले में ज्यादा अग्रणी रहेगी, वो दुनिया पर डोमिनेट कर सकती है। और इसके मामले में सबसे ज्यादा इतना छोटा सा देश है ताइवान। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान ने डोमिनेट कर रखा है। ताइवान से ज्यादा सेमीकंडक्टर कोई भी कंट्री प्रोड्यूस नहीं करती है। और ताइवान के साथ में लगते हुआ साउथ कोरिया भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है सेमीकंडक्टर का, और चाइना भी, खासतौर पर चाइना ने भी पिछले 10 सालों में सेमीकंडक्टर के मामले में, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के मामले में बहुत बड़ा काम किया है। हम इस रेस में काफी पीछे रह गए हैं, बड़ा दुख होता है इस बात को जानकर, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अब सरकार ने इस चीज को स्टार्ट किया है। इसमें क्या है? सेमीकंडक्टर फैब अट्रैक्शन एडिशनल सिलिकॉन कंपाउंड एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी, मतलब जो कंपाउंड है, जो डिस्प्ले बनती है, उनके लिए अलग अलग फैसिलिटियां बनाई जाएंगी। और जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर बनाएगी, उनको रिस्क कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्टअप, उन स्टार्टअप्स को रिस्क कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये रिस्क कैपिटल क्या होता है?
देखिए कोई भी स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं, जो स्टार्टअप जैसे सेमीकंडक्टर अगर कोई कंपनी बनाएगी इंडिया में तो ये एक स्टार्टअप ही आप कह सकते हो। कोई भी स्टार्टअप है जो नया काम होता है उसके अंदर रिस्क होता है कि पैसा मर भी सकता है, वो काम चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, तो वो पैसा मर भी सकता है और आपका पैसा 2 गुना 3 गुना अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। उसी कैपिटल को, ऐसे ही काम को रिस्क कैपिटल कहते हैं। और कितना बढ़िया सरकार ने ये किया है, उन कंपनियों को रिस्क कैपिटल भारत सरकार ही देगी। कई मामलों में अगर यहाँ पर नुकसान हो जाता है कंपनियों को तो सरकार वो पैसा नहीं लेगी, लेकिन कई मामलों में छोटे मोटे बहुत कम, एक बार देखना भाई, बहुत कम मतलब मामूली से ब्याज पे ये सरकार उनसे ये पैसा देगी। मशीन एंड मटेरियल इंसेंटिवाइजिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ हाई प्योरिटी गैसेस, मतलब इंसेंटिव मिलेंगे, उनको पैसा दिया जाएगा हाई प्योरिटी गैसेस का और टूल्स बनाने का। ये सब के सब काम भारत में जब शुरू होंगे, स्पेशलिटी केमिकल, देखिए एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन बनाने में हर चीज की आवश्यकता पड़ेगी, हाई प्योरिटी गैस की जरूरत पड़ेगी, प्रिसिशन टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेशल केमिकल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हर एक चीज को अलग अलग जगह पर बनाने के लिए सरकार कंपनियों को प्रोत्साहन कर रही है और उनको रिस्क कैपिटल यानी कि पैसा भी प्रोवाइड कर रही है। उनको बोल रही है कि हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, आप भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। देखिए हम बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट ही करते हैं, चाहे लैपटॉप की बात करें, फोन की बात करें, टीवी स्क्रीन की बात करें, हम सारी की सारी चीजें इंपोर्ट ही तो करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी सेमीकंडक्टर के मामले में हम दुनिया अभी बहुत पीछे हैं भाई। इसके अंदर तो अभी हमें बहुत सारा काम करना बाकी है। चलिए शुरू तो किया है हमने। नेक्स्ट जो स्कीम है नेशन एआई स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था कि एआई जो समिट हुआ था भारत के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, उसका उद्देश्य भी यही था कि अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियों के जो सीईओ हैं उनको बताया, उनको इकट्ठा किया जाए और उनको वो डिस्कस करें भारत सरकार के साथ कि कैसे भारत को भी एआई के मामले में और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी वही स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है। इसमें क्या किया जाएगा मैं आपको एक बार बता देता हूं। 15,000 स्टूडेंट, पूरे देश भर से 15,000 स्टूडेंटों को लिया जाएगा, जो पहले से ही डेवलपर हैं, क्रिएटर हैं, मीडिया प्रोफेशनल हैं, उनको 15,000 लोगों को, ऐसे लोगों को 15,000 लोगों को पूरे देश भर से, इसका एक फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसके ऊपर कभी अलग से वीडियो बना देंगे, अभी बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। 15,000 ऐसे स्टूडेंट को, डेवलपरों, क्रिएटरों को उठाया जाएगा, जहां पर सरकार, इसके अंदर सरकार भी इन्वॉल्व है और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं। वो एआई के मामले में उनको समझाएंगी, ये 2 चरणों में होगा। उनको वीडियो दिखाई जाएंगी, उनको प्रेरित किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि एआई कैसे काम करता है, और ये आगे चलकर फिर और आगे व्यक्तियों को तक ये चीजें पहुंचाएंगे। सेक्टर फोकस, किन किन सेक्टरों पर फोकस किया गया है? एनिमेशन पर, विजुअल इफेक्ट्स पर, गेमिंग पर, कॉमिक्स पर एंड डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी पर। कॉस्ट क्या रहेगी? कौन कौन व्यक्ति इनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है? कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और इसमें जो फॉर्म भरा जाता है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पार्टिसिपेंट के लिए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, नेशन एआई स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव याद रखना, और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये भी आपको प्यारे बच्चों याद रखना है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये आता है। अगली जो स्कीम है वो प्रारंभ पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। देखिए 2025 में एक नया जो इनकम टैक्स एक्ट आया है, ये इससे पहले ये ओल्डर जो आया था वो 1961 में आया था। इनकम टैक्स जो एक्ट है ये 1961 में आया था, और अभी जो नया आया है ये 2025 में आया है। हालांकि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनेगी, उसमें समय लगेगा। मैं अभी उन बातों पर नहीं आऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंज किए गए हैं, लेकिन जो भी चेंज किए गए हैं ये उन नागरिकों को समझाना, अपनी बात को उन तक पहुंचाना, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म तक एक एआई भी जनरेट किया गया है, उसके द्वारा लोगों को ये समझाना कि ये जितने भी चेंज हैं कैसे कैसे ये चेंज वर्क करेगा, ये सारी चीजें समझाने के लिए ये एक स्कीम चलाई गई है, प्रारंभ स्कीम। कोर पर्पज क्या है इसका? फेमिलराइज टैक्स पेयर विद द सिंप्लीफाइड प्रोविजन ऑफ द न्यू टैक्स लॉ, मतलब जो टैक्स पेयर हैं उनको फेमिलराइज किया जाए, उनको बताया जाए, सिंप्लीफाइड तरीके से उनको समझाया जाएगा
कि 1961 के एक्ट में और 2025 के एक्ट में क्या क्या बदलाव किए हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, टैक्स भरने में उनको कोई समस्या ना आए, वो ऐसा फील ना करें कि भाई क्या है, ये किस टाइप की स्कीम आ गई है, क्या हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कंफ्यूज ना हो। उन सब चीजों को आसानी से समझाने के लिए ये स्कीम प्रारंभ स्कीम लेकर आए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। देखिए, चलिए नेक्स्ट स्कीम पर हम आते हैं। देखिए, ये 2026 की मैंने इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम लेकर आया था, लेकिन कुछ छोटी मोटी ऐसी स्कीम भी हैं जो अलग अलग राज्यों में हुई हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने इनको भी इनके स्लाइड के अंदर ऐड करवा दिया गया था। जो पहली जो स्कीम है वो उत्तर प्रदेश की स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। 5 लाख तक का ब्याज, वित्तीय सहायता पहले व्यवसाय, मतलब युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि आप कोई भी व्यवसाय बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें सरकार आपका साथ देगी। और कैसे साथ देगी? 5 लाख तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा। ब्याज मुक्त का मतलब उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, और गारंटी मुक्त कोलेटरल फ्री का मतलब ये होता है कि जब उनको ब्याज दिया जाएगा तो उनसे कोई भी कागज पत्री, मतलब अगर आप जैसे देखो, अगर नॉर्मली आपको कोई ब्याज पर पैसे लेने हैं तो आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगता है, जैसे आप बदले में सोना दे सकते हो, बदले में अपनी जमीन के कागज गिरवी रख सकते हो। उसी को गारंटी का जो इनके बिना अगर जो सरकार कोई ऋण देगी तो उसी को कोलेटरल फ्री ऋण कहा जाएगा। तो ब्याज भी नहीं लेगी और किसी भी टाइप के कोई कागज पत्री उनसे कोई नहीं, सिक्योरिटी के तौर पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। पहले चरण में व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा। आयु कितनी होनी चाहिए? 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जो 21 से 40 वर्ष के बीच में जो व्यक्ति हैं, हालांकि इनके अंदर कुछ फॉर्म भरने की प्रक्रिया जरूर होगी, ऐसा नहीं है कि उठाकर किसी को भी दे दिया जाएगा। उसके अंदर ये जरूर चेक किया जाएगा कि ये कौन सा बिजनेस करना चाहता है, क्या इसके आइडिया ठीक हैं, क्या इनका बिजनेस चल पाएगा। उन सब चीजों पर विचार विमर्श करके ही उस व्यक्ति को ये लोन दिया जाएगा। ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम युवा हब MYSY के नाम से जानते हैं। अगली जो स्कीम है ये मध्य प्रदेश की है, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, नया अपडेट चरण। ये पुरानी है स्कीम, तो एक्चुअली में पुरानी है। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इसके अंदर महिलाओं को खाते में प्रति माह 1500 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। देखिए, इस टाइप की जो स्कीम है, जो महिलाओं के लिए पैसे देने वाली स्कीम है, तकरीबन भारत में हर एक राज्य ने शुरू कर रहे हैं, या तो शुरू हो चुके हैं या धीरे धीरे हर एक राज्य ये स्कीम धीरे धीरे शुरू कर रहा है। पात्रता आयु सीमा जो वो 1 जनवरी से स्थिति में 21 वर्ष तक पूरी हो चुकी है, और 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। चलिए अगली जो स्कीम है वो देखते हैं फटाफट से। हरियाणा की भी एक स्कीम आ गई है भाई, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसको दयालु योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत पात्र अंत्योदय परिवारों को किसी सदस्य की प्राकृतिक या दुर्घटना मृत्यु अथवा दुर्घटना से हुई स्थायी विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देगी। और उन्हीं परिवारों को, मतलब ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की किसी भी कारणवश प्राकृतिक या किसी दुर्घटना के तरीके से उनकी मृत्यु हो गई है या वो विकलांग हो गए हैं, उस स्थिति में उनको सरकार के द्वारा उनको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ये उनका जो नाम है वो परिवार पहचान पत्र, यानी कि उनका जो सालाना जो 1,80,000 रुपए से कम उनकी सालानी घर की आमदनी होनी चाहिए, वही लोग इसके अंतर्गत आते हैं। आयु सीमा योजना का लाभ 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों के लिए ही है। अगली जो स्कीम है ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आप हमें बताना चाहते हैं, जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपकी हर एक कमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। बिहार के अंदर आई है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। देखिए, ये भी वही उसी टाइप की योजना है, हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा और सुधार किया गया है। कुल वित्तीय सहायता, ये महिलाओं को प्रेरित करने के लिए स्कीम लेके आए हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास स्किल है, कुछ ना कुछ काम करने की स्किल है, लेकिन उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है,
तो ये स्कीम खास तौर पर मैं उन महिलाओं को बधाई देता हूं जिनको ये पैसे मिले भी हैं और वो बहुत बढ़िया इसके अंतर्गत काम भी कर रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार ने ये स्कीम, मैं इस स्कीम को बहुत अच्छी मानता हूं क्योंकि इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की राशि महिलाओं को दी जाती है। जो कुल राशि का 50% यानी कि 5 लाख अनुदान सब्सिडी जो वापिस नहीं करना होता और 50% यानी 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। 5 लाख रुपए तो वापिस सरकार वापिस नहीं लेती और जो अलग 5 लाख रुपए हैं वो बिना ब्याज के उनको दिए जाते हैं, यानी कि उनको वापिस करने हैं लेकिन ब्याज नहीं देना है और 5 लाख रुपए तो उनको मुफ्त ही दिए जाते हैं। हालांकि इस टाइप की स्कीम में मैं आपको फिर से बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाएगा और उसको ये पैसे मिल जाएंगे। उनके बिजनेस आइडिया को एनालिसिस किया जाता है, वो क्या काम करना चाहते हैं, कहां पर वो क्या काम करेंगे, कैसे कैसे वो काम करेंगे, इन सब चीजों का एक एनालिसिस किया जाता है और ताकि सरकार उन्हीं को ये ऋण देगी जिनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति या फिर ये महिला इस काम को करने के लिए सशक्त है, उन्हीं को ये पैसे मिलेंगे। बिहार सरकार ने बहुत अच्छी ये स्कीम मुझे पर्सनली लगी। और अगली जो स्कीम है राजस्थान से है, नमो सेफर्ड के नाम से किसान कल्याण योजना। किसानों को देखिए, किसानों को प्रति वर्ष जो 6,000 रुपए भारत सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते थे, उसके अतिरिक्त वैसी ही एक ये स्कीम है जो राजस्थान में अपने अलग से राजस्थान सरकार लेकर आई है। वो तो उनको मिलेंगे ही, लेकिन सालाना 9,000 रुपए तक की धनराशि भी ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मिलेगी, लेकिन राजस्थान सरकार अपनी तरफ से भी ये इनको देना शुरू कर रही है। केंद्रीय सहकारी बैंकों, मतलब किस किस की सहायता से देगी? केंद्रीय सरकारी बैंकों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को कृषि कार्यों और संपत्ति निर्माण के लिए आसान ऋण दिया जाएगा। ये आसान ऋण भी दिया जाएगा और उसके बाद ये 9,000 रुपए सालाना पैसे भी दिए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्कीम एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, पात्रता महिला, ये क्या है, किस लैंग्वेज में लिख दिया है भाई? चलिए ये गलती हो गई है, ये महाराष्ट्र लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। ये 21 से लेकर 65 वर्ष तक के आयु को मिलेंगी। ये 2.5 लाख रुपए सालाना भी मिल जाते हैं और तो इसमें 2500 रुपये, मैं वैसे बताता हूँ 2500 रुपये ये महिलाओं को मासिक यानी कि हर महीने 2500 रुपये ये दिए जाते हैं। इनकी जो आयु है वो 21 से 65 वर्ष की होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए का अलग से और वार्षिक ये भी इनको महिलाओं को दिया जाता है। चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। ये जितनी भी मुख्य सेंटर के द्वारा या फिर स्टेट्स के द्वारा जितनी भी 2026 के अंदर नई स्कीम लेके आई हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अंदर अगर कोई भी स्कीम आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें, हम आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे। और अगली जो क्लास होगी वो होगी क्लास अगली अपॉइंटमेंट्स की। जो भी नए 2026 के अंदर अपॉइंटमेंट हुए हैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा अपॉइंटमेंट की, जो आपको कल देखने को मिल जाएगी। चलिए आशा करता हूं कि आपने ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझी होंगी। कल एक बार फिर से मिलते हैं। राम राम, धन्यवाद, नमस्कार।